नमस्ते। आज हम करेंगे अन्य गद्य विधाएं और ये देखेंगे हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, भूमिका, पात्र और इसके कथन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में। यह विद्या है रेखा चित्र। शुरुआती संस्करणों में 11 रेखा चित्र, सन 1953 ईस्वी के संस्करण में रजिया के जुड़ने से संख्या 12 हो गई। तो अब रेखा चित्रों की संख्या कितनी हो गई? 12। भूमिका, माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे। इन रेखाचित्रों में रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा जो उनके अत्यंत प्रिय थे। लगभग हर व्यक्ति के बारे में बताते हुए अपने बचपन में चले जाते हैं और बचपन के दिनों में इन सभी व्यक्तियों के साथ बिताए हुए पलों का सजीव चित्रण करने के साथ साथ उस दौर की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी उनके माध्यम से स्पष्ट करते चलते हैं। इन रेखा चित्रों के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन एवं चरित्र के श्वेत शाम पक्षों को दिखलाते हुए मानवीय एवं नैतिक पक्षों को अधिक उभारा गया। रेखा चित्र में लेखक ने बचपन की स्मृतियों को महत्व दिया और जवानी एवं आगे के जीवन के साथ उसकी तुलना की है। बचपन की और जवानी की तुलना की है। पात्र हैं रजिया। लेखक के बचपन की दोस्त है। बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती, युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उससे चूड़ियां नहीं खरीदने पर दुखी होती है और पति का नाम उसका हसन है। किसके पति का नाम हसन है? रजिया के। बलदेव सिंह पूर्व बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे, लाठी चलाने में निपुण। गांव में राजपूत और अहीरों में बैर था। बैर मतलब दुश्मनी का जिक्र किया गया। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी। तीसरे पात्र सरजू भैया, जो लेखक के मुंह बोले भाई हैं। पिता है गुमास्ताजी, किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते हैं। लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति है। विक्टर हियो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र इस रचना में किया गया है। नेक्स्ट पात्र है इसका मंगल। व्यवसाय से हलवा हट्टे कट्टे शरीर का स्वाभिमानी है। संग्रह का विरोधी है। एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता है। एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी। पत्नी का नाम भकोलिया है। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और अर्धांग मर गया, आधा शरीर मर गया। रूपा की आजी। घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे। किसे? रूपा की आजी को। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछे किए जाने पर कुएं में कूदकर जान दे दिए। देव लेखक के बचपन का मित्र है और बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला व्यक्ति है। अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है और गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम है। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराने की आदत लग गई। बाल गोविंद भगत कबीर का अनुयायी है। गाने में कुशल है। खंजड़ी बजाकर कबीर के पद गाता है। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह कहकर उत्सव मनाने को कहा। भोजी है, जो रिश्ते में लेखक की क्या है? भाभी है। स्वभाव में झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कहे तो उस पर बरस पड़ती है। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख में साथ देना भोजी के स्वभाव की खास बात थी। परमेश्वर लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है। नशे का लती किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला। होली पर ढपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता, दशहरे पर ओझा का खेल करवाता और दिवाली में होलिका दहन का प्रबंध करता है। बैजू मामा है, जेल में रहने का आदी है। छोटी छोटी चोरियों के कारण 3 वर्षों से पटना जेल में। जेल के पुए इतने प्रिय हुए कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के दिन फिर से चोरी करके जेल आ गया। अंत में सेशन चलाकर पुलिस ने 5 साल की सजा दिलवाने की कोशिश की, पर जज की दया से उसे 1 साल की सजा होती है। सुभान खां पेशे से राजमिस्त्री है। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खान के गांव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खान कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का जिक्र भी किया है। हजरत हुसैन और याजिद के बीच लड़ाई का भी जिक्र किया गया है। जिक्र है मुहर्रम के पीछे की कहानी। बुधिया है,
लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती है। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाती है। बुधिया की शादी हो चुकी है, उसके पति का नाम जगदीश है, उसके 3 बच्चे और वह गर्भवती है। कला का काम, ये इम्पोर्टेंट है इसकी कदें। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे और चमक उठे। दूसरे कथन है इसमें, हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं। पहला भैंसा, दूसरा स्वर, तीसरा गेहूंवान और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, स्वर और गेहूंवान सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, ये बाकी कथन है, आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। दूसरा है इसमें ठकुरी बाबा, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ठकुरी बाबा की भूमिका, महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखा 1943 ईस्वी में संकलित है। अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का विधान और सुक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट रूप में देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इसी नजरिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मुख्य पात्र है महादेवी है, भक्तिन है, ठकुरी बाबा, बेला ठकुरी बाबा की बेटी, वृद्ध ठकुराइन, काछी विदुर, सहु आइन और ब्राह्मण दंपति, ये क्या है, इनके प्रमुख पात्र हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती थी। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण क्षण के समान पक्षियों का कलरव नींद की स्तंभता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जगे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रहा है, और ऐसा समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभाव में जगा दिया। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले। इंपोर्टेंट कथन है। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। इंपोर्टेंट है दोनों ही कथन। अब नेक्स्ट है मुर्दैया तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम है मुर्दैया 2010 ईस्वी में, द्वितीय खंड का नाम है मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा के पाठक के सामने वैसे ही रख दिया जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्म इसलिए है। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये। अर्थात उन्होंने मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अंत्यन निवेदन से मिली। मुर्दैया में लेखक के बचपन से लेकर उसके स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण है। मुख्य पात्र झूठन है, लेखक का दादाजी है, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। मुसड़िया है, जो 100 वर्षों से भी ज्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी है। धीरजा है, लेखक की माताजी है, जो सीधे सादी घरेलू स्त्री है। जंगू पांडे यह 80 वर्षीय ब्राह्मण है, जिन्हें निर्वश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते हैं। नग्गर है, लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर हैं और शिव नारायण पंथी धर्म गुरु भी थे। सोमवार है, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, ये 12 गांव के चमारों के चौधरी थे। मुनेसर है, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई, शिव नारायण पंथी धर्म गुरु हैं, कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर हैं। मुन्नर लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति हैं, पूरे संयुक्त परिवार की मुखिया हैं। अमिका पांडे साहित्य बताने वाले और पतरा देखने वाले पंडित हैं। मुंशी राम सूरत लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है, जाति पाति का भेद करने वाले। परशुराम सिंह हेडमास्टर है। सुभाग्या जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते भेजा गया खत लेखक पढ़ता है।
यह एक युवा सुंदर विवाहित दलित लड़की है। संकंठा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुद्दन लेखक के नग्गर चाचा का बेटा है जिसे चुड़ैल के सपने आते हैं। कृष्णु भोजिया जो 22 वर्ष से एक स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थी और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोलरी में मजदूर कर रहे अपने पति तक भेजती है। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम करता है। चेदी चाचा है लरखुर गांव के सामान्य हरवाई जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए। पत्तू मिसिर जिसके बगीचे से लेखक मल्दियान आम तोड़ता है और पत्तू से शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपात्री जी है राम राज्य परिषद पार्टी के नेता, हिंदू कोर्ट बिल के विरोधी। हीरालाल है लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या भी रखते हैं। पारसनाथ पांडे लेखक के स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर और विनम्र हैं। लाल बहादुर सिंह है बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी है। सुग्रीव सिंह है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। चिंतामणि सिंह है एक बड़े जमींदार के पुत्र हैं, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी है। रूपराम है परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराए के तौर पर रुकता है और रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार है। तपसी राम है लेखक से BHU में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। रामधन है आजमगढ़ का प्रसिद्ध दलित नेता। देवराज सिंह है जो ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और विद्वेष में छात्रवृत्ति के भी आधे 81 रुपये जबरन ले लेते हैं। विजय पांडे लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। अरुण कुमार सिंह है जो आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र है जो आजीवन रहे। भूमिका मुर्दैया इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये कथन। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देश्य कर्म स्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामाजिक केंद्र जैसा था। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख दो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटे से दुख की निशानी नहीं मिटती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया। भूत भी इससे अछूते नहीं थे। पृष्ठभूमि में मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर कसौटी पर खरा उतरते हैं। ये पंक्तियां दी गई हैं। मुर्दैया तथा उसका स्कूली जीवन कैसा था। जड़सन जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी। बड़ ससतिया सहबा राम जैसन कहत बाड़ा आंधी। ये पंक्तियां हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी इसकी लेखिका है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया। इनका प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम अजाब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिता ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय का नाम दिया था। इन्होंने मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इसका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है जो 1905 में प्रयाग से छपा था, जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया है। इनके दो बेटे थे, श्रीपत राय धुन्नु तथा अमृत राय बन्नु थे। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। ये महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। कितने भागों में? 88। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी और आमुख श्री शिवरानी देवी ने लिखा है। सारांश है, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार। जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है उतनी ही उनके निजी जीवन में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लमई गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनके 3 बहनें थी जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता की बदली होने के कारण इन्हें बार बार स्थान बदलते रहना पड़ता था। पिता ने दूसरी शादी की और घर में भी माता आई जिन्हें वो चाची कहते थे। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था, फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी।
रोज की लड़ाई झगड़े से ऊबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुंचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली थी। इस जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती है, रोज सुबह 4 बजे जग कर वो घूमने जाते, आकर हुक्का पीते, नाश्ता जो भी मिलता खाकर लिखने बैठ जाते। वो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते, वो स्वभाव से ही संवेदनशील और भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था, वो हर व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों न हो। प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों में कार्य किया था, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक, संपादन आदि। वह अपने घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए अपने लेखन कार्य रहते थे। वह साहित्य की रचना तो इतना आवश्यक समझते कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते। प्रेमचंद महात्मा जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद अपनी नौकरी छोड़ दी और वे हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। प्रेमचंद विचारों से काफी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया, क्योंकि उनका विचार था कि बेजान चीजें दान में दी जा सकती है, जानदार चीजों में तो गो ही दी जा सकती है। फिर लड़की का दान कैसा, यह मुझे पसंद नहीं। इम्पोर्टेंट है, ये कथन पूछा जा सकता है। प्रेमचंद होली, दिवाली और त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते थे। दिखावे, फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए। प्रेमचंद हमेशा दूसरों के पक्ष में रहते थे। वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे और स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय रहे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान रचनाकार का देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। विशेष 3 बहनों के बाद होने के कारण प्रेमचंद को तेतर कहते थे। विजय बहादुर विमाता चाची का भाई था। कजाकी नौकर है। बड़े बाबू पिता के दोस्त थे। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था। गुड़ खाना बहुत पसंद था। अपनी पहली शादी में इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटे। पहला विवाह बस्ती जिले की मेहदावल तहसील में रामपुर गांव में हुआ। पहली पत्नी उम्र में बड़ी और देखने में बदसूरत। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपए मिलते थे, उसमें से 7 रुपए घर भेजते और 5 रुपए का ट्यूशन पढ़ाकर कुल 8 रुपए में अपना गुजर बसर करते थे। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई थी और 3-4 महीने बाद यह विधवा हो गई थी। मुंशी देवी प्रसाद शिवरानी देवी के पिता थे। कमला प्रसाद प्रेमचंद की पुत्री थी। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देखकर मालूम हुआ था। इस रचना में प्रेमचंद अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नी के होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ भी उनका संबंध था। इनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजागी, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियों का है। ये प्रेमचंद के कथन है। विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उनका अंतिम वाक्य, प्रेमचंद जी के में एक अजीब आकर्षण, उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ घर, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफी प्रगतिशील समय के साथ बराबर चले, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा। ये कौन कह रही है? शिवरानी देवी कह रही है, श्रद्धांजलि से दे रही है। नेक्स्ट कथन है, इस स्त्री में स्त्रीत्व नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। प्रेमचंद कहते हैं शिवरानी देवी से, पुस्तक के लिखने में मैं केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखता हूँ, ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती है मैंने लिखती गई। उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस। आमुख। ये सब इनकी कथन है। वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हैं। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। यह हिंदी का प्रख्यात लेखिका है। मनु भंडारी जी भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। उनमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंध और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र पर दृष्टिगोचर होते हैं। यह 2 भागों में प्रकाशित हुई। पृष्ठभूमि इम्पोर्टेंट है। पृष्ठभूमि और भूमिका से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, कोई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए।
पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में स्वयं मनु भंडारी लिखती है कि आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी है भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरे लेखिका व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर क्रेडिट है। खैर, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मपरक शैली में लिखी एक कहानी है भी कि केंद्र में संबंध और लेखिका जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभर कर सामने आई। सारांश: मनु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ। बकौल: मनु परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा। मनु के पिता एक बेहद और कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। लेखिका की अपने पिता से इस कारण गाय बगाए ठनती रहती थी। लेखिका के अनुसार उसका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त घर था, जहाँ तमाम वाद विवाद, बहस और चर्चाएं होती रहती थी, और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। सन 1942 से 1947 के बीच के दौर बड़े उथल पुथल का था। लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी। पिताजी पहले तो क्रोधित हुए और बाद में मनु का अपने कॉलेज में प्रभाव देखकर गर्वित हुए। लेखिका यानी कि मनु ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय प्राध्यापक का शीला को अग्रवाल को दिया। शीला जी का अजमेर छूटते ही मनु भी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली गई। वहाँ उन्होंने बीए की पास की और बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती हैं कि कलकत्ता में सुशीला ने जब तब मेरे अस्तित्व को ही बचाया। बनारस से एमए की डिग्री के दौरान मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया। इस सदन की मुख्य पुष्पमयी बोस ने ही मनु के व्यक्तित्व को बनाया संवारा। लेखिका ने यही अपनी पहली कहानी भी लिखी और इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से परिचय हुआ। लेखिका मानती है कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं आए। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया। लेखिका के अनुसार यहीं से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, एक पत्नी का और एक लेखिका का। शादी के बाद मनु भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। बकौल मनु राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाह थे और केवल अपनी पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कई बार की वह और उनकी पुत्री बीमार हुई, लेकिन अधिकांशतः राजेंद्र ने उनकी सुध नहीं ली। मनु लिखती है कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू रचना का बंटी बन जाना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। मनु भंडारी की यह कहानी कई मायनों में पुरुष मानसिकता की पोल खोलती है। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह एक अक्खड़ एवं डोमिनेटिक थी। यह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। मनु भंडारी ने अपनी लेखिका जीवन यात्रा की भी विशद चर्चा इस कहानी में की है, जिसमें लेखिका संबंधों के खराब होने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाले रचनाकारों का भी जिक्र है। मनु भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपने लेख के जीवन के संघर्ष के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के उतार चढ़ाव पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला। स्मरणीय तथ्य है, इस आत्मक कृति में आजादी के उत्तरार्ध के दौरान के साथ साथ आपातकाल का जिक्र हुआ। आपातकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन देकर अपने तरफ करने लगी। मनु भंडारी को भी पद्मश्री लालच मिला, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मनु 1 इंच मुस्कान को पूर्णतः अपनी कृति बताती है। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नाम मात्र है। दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु, एक स्त्री सुबोधनी आदि कहानियों का जिक्र भी इस कृति में किया गया है। एक वृद्ध महिला का हिंदी न जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मनु भंडारी लेखिका आश्चर्य से भर जाती है। उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई। इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश कमलेश्वर संग उनके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया। संपादक लेखक के संबंधों पर और जटिलताओं पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया। अब आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1, दिशाहारा, शरद चंद्र के बचपन की घटनाएं। दिशा की खोज, साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज। दिशा अंत, सामाजिक कार्य और साहित्यिक विधाओं में इनकी रचनाशीलता को बताया गया। सारांश है, दिशाहारा 18। शीर्षक, शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय और माता का नाम भुवन मोहिनी था।
उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। शरद के पिता कल्पनाजीवी थे, जिस कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। शरद चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता। वह बहुत ही कष्टपूर्ण घर में खाने पीने की चीजों की कमी रहती थी। पिता के एक स्थान पर ठहरकर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरद की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के बावजूद शरद पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगा। वह तालाब से मछली चुराता, बाग के फल चुराता और फिर उसे गरीबों में बांट देता। शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता और 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ। लेकिन घोर दरिद्रता में उसकी मां की मृत्यु हो गई और वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता था, तो उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपने आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। वह नीरदा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम अधूरा रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता है, जिस कारण पिता उसे सुना देते और वह घर छोड़कर निकल जाता है। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। दिशा की खोज 18 शीर्षक में। इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरद चंद्र रंगून आ गया। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी थी, जो बाद में स्थायी हो गई। वहाँ यह अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उसके प्राण बच गए। यही उनका परिचय शांति से हुआ। शांति का पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करवाना चाहते थे। अंत में शरद ने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु हो गई। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई। किसकी? शरद चंद्र की। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। शरद ने उनसे विवाह कर उनका नाम हिरण्यमयी देवी रखा। शरद पशु पक्षियों में काफी प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उसकी सारी पुस्तक तेल चित्र चरित्रहीन नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दी। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध तथा रामेर सुमति आदि कालजयी रचनाएं की। उनका बाल जीवन में लिखी कहानियां भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी क्या कहा गया, लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत और विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। अंत में वे त्याग पर देकर कलकत्ता चले आए। दिशांत 30 शीर्षक। कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरदचंद्र का हृदय से स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार के साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरदचंद्र काफी प्रसिद्ध हुए। उनकी कृतियां लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास, काशीनाथ स्वामी, दत्ता गृहदा आदि रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरदचंद्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वे गर्म दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। कौन करते थे? शरदचंद्र। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाए तो अंग्रेजों को 24 घंटों में देश छोड़ना पड़ेगा। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। वह महीना सूत काटना जानते थे, लेकिन उनका मानना था चरखा चलाने से स्वराज कभी नहीं मिल सकता। स्वराज पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से एक था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरों के हित में हुए आंदोलन का साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने उनको अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागृह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती और वहाँ तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। वे अपनी कहानियों में राजनीतिक विषय पर भी लिखते थे, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। वे जमींदारी प्रथा के खत्म होने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जमींदारी मजदूर छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वे बहुत चुप थे। उन्होंने पाथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा। उनका मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं।
वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। एक दिन देशबंधु के देहावसान से वे काफी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोहभंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पथेर दाबी को जब्त कर लिया। लेकिन जब तक उनका पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी, जब पुलिस उनके घर की तलाशी लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया, फिर वह कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। वे कहते थे रोग अपना काम कर रहा है, मैं अपना। अंत में वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां 16 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। मुख्य पात्र में केदारनाथ नाना, मोतीलाल पिता है, भुवन मोहिनी माता है, अघोरनाथ छोटे नाना है, सुरेंद्रनाथ मामा और मनिंद्र छोटे छोटे नाना का बेटा है। शरद चंद्र का सहपाठी है, ठाकुरदास बड़े मामा है, अक्षय पंडित पहले गुरु, राजू दोस्त है, काशीनाथ दोस्त है, धीरू दोस्त है, दीला दोस्त है, नीला मुसाई सेवक और नौकर है, देवी छोटा मामा है, राजेंद्र नाथ मित्र आयु में बड़ा है, बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती, भोलू कक्षा का प्रमुख है, सदानंद मित्र के साथ में मछली फल चोरी करता था, शांति पहली पत्नी है, मोक्षदा हिरणमयी देवी दूसरी पत्नी, राजबाला विराज बहु नैन तारा शशि तारा है। विशेष कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। इनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोगदा से सेव रीति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद शरद ने उनका नाम हिरण्मयी देवी रखा। शरद चंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना की, जिनके विषय निम्नलिखित थे: नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, सांख्य का मूल्य, वेदांत का मूल्य। नारी केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सकता है, अन्य मूल्यों का न लिखा जाना साहित्य दुर्भाग्य है। भूमिका दी गई है प्रमुख उदाहरण में यहाँ पे हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई के स्वामी श्री नथुराम प्रेमी शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया। इसका मुख्य कारण था शरदचंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। सही अर्थों में मैं उस जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर उनके पुस्तकें प्रकाशित हुई, पर उनमें शरद के बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, और वह भी जटिल हो उठा। प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था इसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद और व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? नेक्स्ट है कहानी क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का। तत्कालीन समाज के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में लोगों के एक साथ रहने की का सुंदर उदाहरण है इस रचना में मिलता है। क्या भूलूं या क्या याद करूं में इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन है, इम्पोर्टेंट है। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया। कौन लिखते हैं? धर्मवीर भारती। इसमें केवल बच्चन सिंह का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उसके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में इनकी सार्थकता है। डॉक्टर मंगल सिंह सुमन में यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। सारांश: बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवनी की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो कि बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। उसमें जीवन के पूर्वाध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात करते हैं। वे करकल और उनकी पत्नी चंपा ने अपने अनुराग का चित्रण करते हैं, तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अनुकरण भी दिखाते हैं। बच्चन सिंह की आत्मकथा से इस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन सिंह बात को विराम देते हैं। गांव का उल्लेख किया, अमोड़ा और बाबूपट्टी। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र किया। यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि बच्चन सिंह से सबसे पहले किस गांव का किया था जिक्र? तो अमोड़ा का। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते थे। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे, वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ।
बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थे। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे में बेचा था। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक में बीता। ये सब इम्पोर्टेंट है, इनसे कथन क्वेश्चन बनेंगे कूट वाले। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वे कट घर में बस गए। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ। बच्चन श्यामा को जॉय और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं। पात्र है मिट्टू लाल है, नायब कोतवाल है। राधा है मिट्टू लाल की बहन है। भोलानाथ है बिट्टू लाल के पुत्र हैं। महारानी है राधा की पुत्री है। बुद्धि है महारानी की पुत्री है। तुलसी भोलानाथ की पुत्री। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र और बच्चन के पिता हैं। सुरसती है सरस्वती बच्चन की माँ है। मंगल पंडित है मंगल पंडित सुंदर जो मंगल की पत्नी है। करकल है जो मंगल के पुत्र हैं। चंपा करकल की पत्नी है। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी है। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया। श्यामा के स्वभाव से ने बचपन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वह कई वर्षों तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वह उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं तो उसी दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई है। शैल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर है। अन्य पात्र है महंगनिया लक्ष्मणिया मनसा गणेश प्रसाद रामचरण शुक्ल श्री कृष्ण प्रकाशो महेश मुक्त और राजनाथ पांडे हैं। ये इसमें प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। आप वीडियो को देखकर रोक के पढ़ लेना। आठवीं ये रचना है अपाहुदरी रमनिका। अपाहुदरी का मतलब है जिद्दी लड़की या चंचल। यह रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमनिका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्यकर्ता थी। अपाहुदरी का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। सारांश अपाहुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है जो रमनिका गुप्ता द्वारा सन 2015 में लिखी गई आत्मकथा है। सामंती परिवार में जन्मी रमनिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा में उनके साहित्य, समाज सेवा और राजनीतिक संघर्षों को इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया। अपाहुदरी एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ है जिद्दी लड़की। रमनिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी रही है और वह पुरानी बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं के नियम बने स्थापित करना चाहती है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वह बोलती है, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की। वह सब पुरानी बात है, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपने ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफर को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती है और इसी साहस की कहानी पर मैनेजर पांडे लिखते हैं। यह कथन इम्पोर्टेंट है कि अपाहुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया। यह एक स्त्री की आत्मकथा है जिसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार के राजनेता के चेहरे की असलियत दिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया महसूस किया वैसा ही उन्होंने लिखा। नेक्स्ट कहानी है भोलाराम की जीव हरिशंकर परसाई की। यह एक व्यंग कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिलती क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। कहानी इस व्यंग के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा उसका जीव यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। मुख्य पात्र धर्मराज है, चिंद्रगुप्त है, यमदूत, भोलाराम का जीव, नारद मुनि, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी और चपरासी आदि हैं। यहाँ पे इसके कथन दिए गए हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं पर ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ पर यहाँ तक नहीं पहुंचा। धर्मराज क्रोध बो के बोले, मूक जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी ये एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव
तुझे चकमा दे गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से तू अच्छे से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चिंद्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे तक पहनते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता उखाड़ कर कहीं बंद कर देते हैं और कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। अगली कहानी है जामुन का पेड़। इसके लेखक है कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार है। कृष्ण चंद्र का आरंभिक लेखन उर्दू में, आजादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग शैली पर लिखी गई कहानी है। इस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, जहाँ इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह के लेकर है, प्रकाश सरवर 1956। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1959 ईस्वी में। उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ाव का जिक्र किया जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 4 सोपान है। 4 सोपान कौन से? आर्य आगमन, जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम का आगमन, यूरोप का आगमन। दिनकर पुस्तक को साहित्य दर्शन का महल कहते हैं, जहाँ इतिहास की हैसियत किराएदार की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, भूमिका से संबंधित। इनमें से कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर संस्कृति को पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांट भारत संस्कृति को समझने का सार्थक प्रयास करती है। यह अध्याय में विभक्त है। नंबर 1, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव 3 प्रकरण में है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण में है। हिंदी संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण में है। भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण में है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। प्रथम अध्याय में, इस अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति के प्रमुख उपकरणों का आख्यान किया। दिनकर के अनुसार ईसाई और मुसलमानों को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है। कितनी जातियों का प्रमाण मिलता है? 11। दिनकर द्रविड़ शब्द को प्रजातिवाचक न मानकर स्थानवाचक मानते हैं और उनका निवास आर्यों से मानते हैं। दिनकर आर्यों की मूल स्थान रूस से दक्षिण में मानते हैं। दिनकर वेदों का काल ईस्वी 2500 ईस्वी से 18 ईस्वी तक मानते हैं। द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं और यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलन से संबंधित है। दिनकर निराशावाद का प्रचंड रूप जैन बौद्ध आंदोलनों में देखते हैं। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राय है। अहिंसा, मोक्ष, निराशावादी आदि की दिनकर की उपनिषदें खोज मानते हैं। अहिंसा और तप जैन धर्म की 2 बड़ी विशिष्ट विशेषताएं हैं। अलंकारवाद, दिनकर और बौद्ध धर्म हिंदू का संशोधित रूप मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म के पतित का चित्रण किया गया है, पतन का। तीसरे अध्याय में दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय है इस्लाम उदय को मानते हैं। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। प्रवर्तक है मोहम्मद साहब, एक सौदागर थे। 622 ईस्वी में हिजरत करने से इस्लाम का उदय माना गया। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीने के पलायन को हिजरत कहा गया। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव बीज गजाली, उमर खैयम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं। दिनकर सूफी मत पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव मानते हैं तथा उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांतों का निचोड़ है। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ऐसा दिनकर का मत है। साथ ही जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक द्वेष, अकर्मण्य, भाग्यवाद, राष्ट्रता के अभाव को वे इस्लामी शासन स्थापना का कारण मानते हैं। जनता तथा राजा दोनों को एक दूसरे से सहानुभूति नहीं थी, इसलिए विपत्ति में दोनों साथ नहीं है। दिनकर मूर्ति पूजा के प्रति हिंदुओं की अनुरागति तथा मुसलमानों की घृणा को दोनों के अलगाव का कारण मानते हैं। वे सूफियों को दोनों मजहब के बीच दूरी कम करने वाला तत्व मानते हैं। अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष कहा। वे खुसरो को हिंदी और उर्दू का पिता कहते हैं।
दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता कबीर, अकबर और गांधी मानते हैं। दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं और कबीर पर वेदांत हटियोग का पूरा प्रभाव। कबीर शास्त्रों की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषाओं को महत्व देती है। वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि से सर्वविश्वसनीय कहते हैं। इन्हें रोक कर आप लोग पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा मेरा स्पेस भी नहीं है। नायिका वेद में केशव ने 360, देव ने 384 और अश्लीन ने 1352 बताए हैं, ऐसा मत दिनकर का है। दिनकर ने उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 कारण माने: फारसी लिपि का प्रयोग, पतनशील मनोवर्ती और सांप्रदायिक नीति बनाना तथा उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। चतुर्थ अध्याय में दिया है चौथा सोपान दिनकर के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज, भारत आने वाले शक्तियों का क्रम। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषा का सहारा लिया। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के किए जाने की घोषणा हुई। सती प्रथा का उन्मूलन का प्रथम प्रयास अकबर ने ही किया था तथा दूसरा प्रयास राजाराम मोहन राय ने। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाईयत की तरह केशव चंद सेन ने मोड़ा। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था कहते हैं। केशव चंद सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी रखी। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं। दिनकर आर्य समाज को हिंदुत्व की खड़क धार भी कहते हैं। दिनकर कहते हैं गांधी जी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किए। दिनकर के गांधी जी भूमि का स्वर्गीकरण करते हैं। सर्वपल्ली राधा कृष्ण का आत्मा का धर्म नामक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। राधा कृष्ण संबंधी सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद दूसरी बार 1920 के असहयोग आंदोलन में हुआ। गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिनकर तत्कालीन राजनीति के व्यत्ययी कहा था। इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम नवरंग बिहारी रखा था। बारहवीं का रचना है एक साहित्य की डायरी। गजानन माधव बौद्ध मुक्ति। एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्ति बोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्य की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्थ साहित्य और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते हैं और न ही साहित्य को सामयिक टिप्पणी। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देते हैं। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है: तीसरा छंद, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवीं है नए जन्म की कुंडली, आठवां नए की जन्म कुंडली 2, नौवे का है वीर कर, 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय कटियान और काव्य सत्य, 11वीं रचना है कुटियान और काव्य सत्य, 12वें है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, 13 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। जब काव्य रचना एक सृजन प्रक्रिया के रूप में चलती है तो उस समय यदि कृत्रिम रूप में संशोधन संपादन चलता रहा तो कवि पर अभिनेतृत्व और स्वांग का आरोप सही हो जाता है। किंतु यदि ज्ञानात्मक आधार पर विकसित जीवन स्वयं ही मानसिक प्रतिक्रिया का संशोधन संपादन करते रहे तो निसंदेह वह काव्य रचना के एक अत्यंत स्वाभाविक अंग का रूप प्रस्तुत करेगा। यशराज ने कहा तो व्यक्तिगत ईमानदारी का है ज्ञानात्मक आधार को विस्तृत से विस्तृत करने, उसे अत्यंत व्यापक बनाने और उसके आधार पर जीवन स्वप्न विकसित करने, जीवन स्वप्न के अनुसार मानसिक प्रक्रिया को दिशा देने और अपने ही अंतःकरण का संशोधन संपादन करने की व्यक्तिगत ईमानदारी परिलक्षित होती है। तुम्हारी बात भी सही है। काव्य साधना अधिकतर काव्य रचना के क्षेत्र से बाहर होती है। हाँ, यह बात सही है। नेक्स्ट कथन है 13वीं रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल शंकरताय की।
यह यात्रा सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज और संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायविक परिस्थितियों का जीवन चित्रण किया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। पुस्तक विषय की सूची इस प्रकार है। नंबर 1, ल्हासा से उत्तर की ओर। दूसरी है चाड की ओर। तीसरा है सक्के की ओर। चौथा है जैनम की ओर। पांचवें नेपाल की ओर। ल्हासा की ओर परिशिष्ट। प्रकथन में है यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने से के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। प्रमुख उदाहरण में दिया है। कलिम पोर्ट से ल्हासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। ल्हासा में 2 महीने 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद और विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ अभिसमय अलंकार टीका और वा दन्य न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। जो 14 रचना है। अरे यायावर रहेगा याद, ये आगे की रचना है। एक बूंद सहसा उछली उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है और ये संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली ने अगे में ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया। कुल मिलाकर अगे ने अपने यात्रा साहित्य में यात्रा स्थलों की ही भरपूर जानकारी नहीं देते, उनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र भी उनकी यहाँ बराबर रहती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। परशुराम से सुरखम एक टायर की राम कहानी है। दूसरी है किरणों की खोज में। तीसरी है देवता के अंचल में। चौथी है मौत की घाटी। पांचवा एलूरा। छठा माजुली। सातवां है बहता पानी निर्मल। आठवीं है सागर सोवी मेघ मेखलित कन्याकुमारी। सारांश है। अगे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा है। जहाँ जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं के मंजर भी थे। अगे अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हैं। ये लाइनें ये इम्पोर्टेंट है। वे पूछ लेंगे कि किन किन देशों से गुजरे हैं, लेखक की यात्रा की है। नहीं रचते बल्कि सदियों से हम उनके गुलाम रहे हैं। उनके इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं। पुस्तक में एलूरा, अल्फिता, कन्याकुमारी, हिमालय आदि का भी यात्रा करते हुए मिथकों और प्रतीकों और मूर्तियों की रचना को भी अपने यथार्थ और यथार्थ के केंद्र में देखा परखा है। जहाँ लेखक अगे को पुराणों और इतिहास की वह सच्चाई नजर आती है जो युगों तक गाढ़े रंगों के पीछे रही। आगे का यह यात्रा वृत्तांत एक ऐसी घटना है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अगर अपना कुछ खो जाता है तो भी बहुत कुछ मिल जाता है। प्रमुख उदाहरण। भ्रमण का देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन मनोरंजन न होकर संस्कृत दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उसका वास्तविक सफलता है। अपने यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा कि उन यात्राओं से मेरी होने की बात उन्हें तात्कालिक अनुभविकता और प्रामाणिकता टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक श्रमिक दृष्टि को उभारने में ही योग दे जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को समृद्ध बना सके। पार्श्व गिरी का नर्म चीड़ों पर, ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। एक ये और ये। पार्श्व गिरी नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहंग शिशु मौन नीड़ों में। मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर याद रहेगा। स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ाकर वह मैं हूँ। यो कह लीजिए कि देवता के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई है, उसी प्रकार मानव रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ है वह चक्राकार उद्भान है। चल चल देता है लाद लाद कर, बार बार बंजारा, सब ठाट धरा रह जाता है धन बस दूर क्षितिज का तारा। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ जाए, साथ एक सुरक्षित
समाधि स्तूप में दबी रहें। जहाँ भी कोई चला जाए वही कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाए, किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो यावर को चिंता नहीं, वह गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन भी यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाए में और उसकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि यह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है और चांदनी में पूरा परिवेश दिखता है, जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त हो उठती है और परिपार्श्व पर कालिक पुत जाती है। ये इसके और कथन है, एक कथन ये है, यहाँ पे ये पंक्तियाँ दी गई हैं, महत्वपूर्ण है। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे स्थान, एक घर से दूसरे घर इत्यादि है। यात्रा करने के कई तरीके, एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट और बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए, भावी अतिथि को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह होता है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल